अच्छा, आज हमने ये पढ़ना है कि बेसिक्स क्या है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। आप लोगों को कहाँ तक आती है, क्या पता है? इंट्रोडक्शन क्या है? मॉलिक्यूलर मॉडर्न प्लांट साइंसेस की ये एक ब्रांच है। ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक टू इम्प्रूव प्लांट्स। क्या मतलब, क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है? यूज मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स टू इम्प्रूव प्लांट्स, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? आप इसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर, फूड प्रोडक्शन के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस शामिल है प्लांट साइंसेज में? अगर हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर है प्लांट साइंसेस, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। ये सारी जो ब्रांच ऑफ साइंस है ना, ये सारी ब्रांच ऑफ साइंस मिलकर हमें एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बनाती है। अगर आपने ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो यू मस्ट बी अ वेरी गुड इन प्लांट साइंस, प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर आपने इसमें जो बाकी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? हमने क्रॉप की यील्ड को एनहांस करना है। किसको? क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी को एनहांस करना है। वी विल यूज बायोटेक्नोलॉजी। हमने डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस बनानी है क्रॉप्स को, वो यूज बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू जो क्रॉप्स की है उसको एनहांस करना है, वो विल यूज बायोटेक्नोलॉजी। एंड सिमिलरली आजकल जो पूरी दुनिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सारी डिग्रीज दुनिया में हो रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर आपने एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है तो वो यूज बायोटेक्नोलॉजी। यही ऑब्जेक्टिव हमारा एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहांस क्रॉप यील्ड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रॉप की यील्ड को, क्वांटिटी को एनहांस करना। दूसरा है क्वालिटी को। क्वालिटी का मतलब है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को इंप्रूव करना। ठीक है। वो क्वालिटी का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर कोई पैथोजन का कोई अटैक ना हो, क्योंकि जब पैथोजन वाली फूड हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्वालिटी मींस वो डिजीज फ्री हो। तीसरा होता है कि हमने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। किसकी? तीन चीजें हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेल्फ लाइफ। ये तीनों चीजें हमने बढ़ानी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम इसको ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तीनों काम करने हैं तो हमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको सीखना पड़ेगा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा? क्या हमने हॉर्टिकल्चरल प्लांट की एक तो क्वालिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। अगर ये तीनों चीजें हमने करनी है तो वी नीड टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग दैट। अब आपको पता होना चाहिए व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। समझ आ गई? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये काम करने हैं तो हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा क्या पढ़ना है कि ये चीजें हो जाएंगी? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या ऐसी चीजें पढ़नी है कि ये चीजें हो जाएंगी? उसके लिए आपको कई टर्म्स का पता होना चाहिए, कई टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जीएमओ कैसे प्रोड्यूस होते हैं? थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है जी बच्चे? इंजीनियर किसे कहते हैं? मॉडिफाई करता है उसको, इंप्रूव करता है, और उससे क्रॉप की यील्ड इंप्रूव हो जाए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। वो मर गए चौधरी, मेरी यील्ड इंप्रूव हो गई।
कोई है नहीं, कोई किसी के पास टिश्यू वगैरह? ओके, अभी जोश वाला है। तो मैं ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाने जाता हूँ उधर, बायोस्टैट में। ओ मेरा ओ उस्ताद का और दोस्त है मेरा, कहता यार शफीक, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਪੜਾਉਣਾ। ਹੈ ਪੜਾਉਣਾ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜਾਓ, मजा आ जाए है। और एटा भी दिल ना पड़ाओ। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसके अंदर हम जीन्स को अल्टर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और उससे अच्छा, एक ये आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। और दूसरा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर और प्लांट माइक्रो प्रोपिगेशन क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम अंडर कंट्रोल कंडीशन प्लांट को ग्रो करते हैं और इन विट्रो और इन विट्रो हम कंडीशंस के अंदर प्लांट को वो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन जो होती है वो वाली सारी कंडीशंस देते हैं जिसकी वजह से प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन प्रोपेगेट हो जाता है और डिजीज फ्री प्लांट बन जाता है। इसकी मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा इस प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। फिर है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। अच्छा, आगे है मार्कर, मार्क कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। फिर है जीन एडिटिंग क्या होती है, जीन या इसको क्रिस्पर भी याद कर, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्पर क्या होती है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जीन एडिटिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये क्रिस्पर एक प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया में से आइसोलेट की थी और जो कि यूज होती है प्लांट्स के अंदर जीनोम को एडिट करने के लिए। एडिटिंग किसे कहते हैं बच्चे, हम वर्ड्स के अंदर कोई एडिट करते हैं, डॉक्यूमेंट कोई चीजें ऐड करते हैं कुछ। सिमिलरली एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग का मतलब है कोई जीन ऐड करना, कोई रिमूव करना, या कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करना या कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर देना, इसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज जीन एडिटिंग, व्हाट इज जीनोम एडिटिंग, व्हाट इज मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये सारी टर्म्स का अच्छा। लेकिन ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और जीनोम एडिटिंग तब कर सकते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है, इसके अंदर ये है, आपने ब्रीडिंग पढ़ी होगी, व्हाट इज ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ी होगी। ब्रीडिंग क्या होती है, दो चीजों का क्रॉस करवाना। पर क्या एक पौधा है जो हाई यील्डिंग है लेकिन ससेप्टिबल टू डिजीज है, हाई यील्डिंग है लेकिन उसके ऊपर बीमारी बड़ी आसानी से आ जाती है। अगर बीमारी आ जाए इलाके में तो वो उसकी जो यील्ड है ना, पर अगर 85 है ना तो वो 50 में रह जाएगी। लेकिन एक दूसरा पौधा है जो कि डिजीज टॉलरेंट है लेकिन लो यील्ड है उसकी। अब हम कैसे उसको कहेंगे कि ये डिजीज टॉलरेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी यील्ड नॉर्मली 70 है, लो यील्ड है ना 85 से, लेकिन जब बीमारी आती है तो ये सिर्फ 68 रह जाती है। इसका मतलब क्या है, ये बीमारी ने इसके ऊपर कोई खास असर नहीं किया। बीमारी, अगर बीमारी आ रही है तो फिर ये वाली वैरायटी ज्यादा अच्छी है। अगर पता है कि उस इलाके में बीमारी आनी है तो ये वाला, लेकिन अगर पता है कि बीमारी नहीं आनी, हमें तो ज्यादा यील्ड चाहिए, तो फिर हम ये वाली वैरायटी ग्रो करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही वैरायटी हो, वो हाई यील्डिंग भी हो, डिजीज टॉलरेंट। आपको हमें क्या पता भी इस साल बीमारी आनी है या नहीं आनी, क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ वेदर पैटर्न आगे पीछे हो गए तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लिखें कि मैं एक ऐसी प्लांट वैरायटी डेवलप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो कि क्लाइमेट चेंज को भी अडॉप्ट करेगी या करेगा, तो आपको आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ना, वो कहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट हो
जिसके अंदर काम क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो। क्या मतलब, ज्यादा वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे या ऐसी वैरायटी डेवलप करे जो क्लाइमेट चेंज होने ना दे। क्लाइमेट चेंज क्या होती है? आप सारे तो बच्चे हैं जो मेरे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं सबको, है ना। ये शक्लें ऐसी तो नहीं है जिसको किसी को मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है, आप बताइए बच्चे, क्लाइमेट चेंज क्या है? अच्छा, इसको मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि इसके लिए जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं? कई सालों तक एक इलाके का टेम्परेचर का मेजर करना। फर्ज क्या, हमने देखा कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में पिछले 30 साल का एवरेज टेम्परेचर है 28 दिन को, और रात को है 24। लेकिन उससे पिछले 30 साल का हमने एवरेज निकाला तो ये निकला, ये इसका 23 हो गया, 23 था। व्हाट डज इट मीन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, 1 डिग्री इंक्रीज हो गया। इट मीन वो प्लांट जो पहले 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज में ग्रो करती थी, पहले 23 में ग्रो करती थी, अब वो 24 वाला हो गया टेम्परेचर। इट मीन देयर विल बी ए चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकॉज देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। अगर पहले 40 साल में 100 मिलीमीटर बारिश होती थी और अब 120 मिलीमीटर बारिश होती है, देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। देयर इज अ देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। अगर किसी एरिया में 100 थी और उसके बाद 100 शायद या 5 हो गई है, देयर इज नो क्लाइमेट चेंज। देयर इज, अब हम पूरी दुनिया का अगर टेम्परेचर का डाटा एनालिसिस करें तो उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा इलाका है जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज हो ज्यादा हो रही है, किन के अंदर कम हो रही है, किन के अंदर नहीं हो रही। इस एनालिसिस से कर सकते हैं हम साइंटिस्ट। These are the 5 countries that are more vulnerable to climate change. इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना आप लोग। इन इन दुनिया के इन मुल्कों में क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा इफेक्ट होगा। कैसा होगा? उन्होंने कुछ डाटा जनरेट किया था। क्या किया था? डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट। आजकल सारी जॉब्स ही डाटा एनालिस्ट, एनालिटिक्स ऐसे ही है। तो हम आपको एग्रीकल्चर के डाटा एनालिटिक्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं बनेंगे तो मैं डंडे ना बनाऊंगा। मैं प्यार प्यार कोई नहीं करना। मैं मानिया गोलियां सीधियां फायर, जिदा वो मिलियां टीएलपी वाले ਨੂੰ। समझ आई? ते अगर ते ना कीता ते फेल भी होने, ते सारे दे सारे आ जेह्ड़े प्लेयर प्लेयर ना पवा, ते मैं वो मार मूर देने हैं सारे। ठीक है, मेरी बात की समझ आई? ऐसे पढ़ने हैं तुसी डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर डाटा एनालिसिस। जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना, आपको कल को टीवी पे, सीएनएन पे, बीबीसी पे आपको बताया आपको बुलाया जाएगा एग्रीकल्चर डाटा एनालिसिस्ट। Shah, Muzammil Shah, Dr. Muzammil Shah from Pakistan joined the BBC. What's going on during the climate change era in Pakistan? She will tell you. Eh? Inshallah. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि की टेक्नोलॉजीज की समझ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे, अब हम चेक करेंगे कि पहले तो हमें ये मालूम हो, कैसे मालूम होगा कि ये वाला जो जीन है ना, लो यील्डिंग वाला जीन कौन सा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पर टॉलरेंट वाला जीन कौन सा है? वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो टॉलरेंट है, वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो लो यील्डिंग है। इसके लिए हम करते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस। क्या करते हैं? आपको इस टर्म का भी पता होना चाहिए। मेरी बात की समझ आई? ये हमें बताता है कि विच जीन्स आर लो यील्डिंग। ये जीन उस प्लांट के अंदर था और उसकी वजह से ये लो यील्डिंग है। ये जीन उस प्लांट के अंदर था जिसकी वजह से ये हाई यील्डिंग है। अब हमने
इस प्लांट से ये जो टॉलरेंट जीन है हमने इधर ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा जीन है जिसकी वजह से वो टॉलरेंट है, हम ब्रीडिंग नहीं कर सकते, हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकेंगे। कि कैसे स्क्रीनिंग करेंगे? उसके लिए आजकल मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन जो आई हुई है, मैंने बताया ना, मास। मास ये है कि हम दोनों का क्रॉस करवाते हैं, F1 के अंदर हम अनूव करते हैं कि अगर तो ये टॉलरेंट वाला जीन इसमें आ गया है। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर टॉलरेंट वाला जीन होगा, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनके अंदर टॉलरेंट वाला जीन नहीं होगा। हमने उनको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने सिर्फ वो पौधे रखने हैं जिनके अंदर टॉलरेंट वाला जीन होगा। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए वी नीड टू फाइंड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वो बोल लो तो सही यार, फोन कर लेंदे हो ते भी नहीं आवाज आती सी मैनू। चुकी तो मैं सीगी, चुकी सी मैं। ओके चलो। अच्छा उसके, अच्छा अब ये समझ आ गई। वी नीड टू नो व्हाट द फंक्शन ऑफ द जीन, व्हाई दिस जीन इज इंपॉर्टेंट, सो वी विल डू genome wide analysis. ठीक है? And then after we identify the function of the gene, then we will transfer this gene from here to here. ठीक है? उसके लिए हम मार्कर सिस्टर सिलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? जीएमओ बना सकते हैं, या प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। बस ये चीज है बायोटेक्नोलॉजी। जीन आइसोलेट करना, जीन कैरेक्टराइजेशन करनी, और उसको क्लोन करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफर कर देना, या मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के थ्रू एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर। अच्छा जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, जीन ट्रांसफर करना है, तो हमें प्लांट टिश्यू कल्चर भी आना चाहिए, क्योंकि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए अंडर इन विट्रो कंडीशन जीन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जीन गन के थ्रू हम जीन गन के अंदर जीन डाल देंगे, नीचे प्लांट के टिश्यूज होंगे, इसको हम बम्बार्डमेंट करेंगे और जीन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जब एक सेल के अंदर जीन ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसको प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू एक पौधा रीजनरेट करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? दोबारा से उसकी जनरेशन आ जाएगी। और फिर इनमें सिर्फ ये 4-5 टेक्निक्स का पता होना चाहिए। हमने सिर्फ ये चारों 5 टेक्निक के इर्द। दिस इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज, अब आपने ना घर जाके इन 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 टर्म्स को ना चैट जीपीटी से पूछ लेना, नॉलेज लेना है कि मार्कर सिस्टर सिलेक्शन क्या होती है, जीनोम वाइड एनालिसिस क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, मार्कर सिस्टर सिलेक्शन क्या होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होती है। ये 4-5-6, और जीनोम एडिटिंग क्या होती है। ये 6-7-8 टर्म्स हैं, और इनकी तफसील हमने पढ़नी है कि, और हमने इन सारी टेक्निक को यूज करते हुए कैसे हॉर्टिकल्चरल प्लांट को इंप्रूव करना है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज हॉर्टिकल्चरल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसका नाम क्या है? हॉर्टि इसका मेरे यहाँ से इसका टाइटल कोर्स का होना चाहिए था हॉर्टिकल्चरल प्लांट, लेकिन हमारा एमएससी में एक कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। इनमें आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का पता होना चाहिए। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या है कि प्लांट सेल एंड टिश्यूज, क्लोनल प्रोपेगेशन, डिजीज मैंने बता दी कि एलिमिनेशन करते हैं, जंप प्लाज्म प्रिजर्वेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट के अंदर, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद है क्रॉप इंप्रूवमेंट अंडर स्ट्रेस कंडीशन, फिर जीएमओज है, और इसके फ्यूचर है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप स्टैंड कर सके, उसे हम कहते हैं। और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंडस्केप डिजाइन। लैंडस्केप डिजाइनिंग के अंदर हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि ऐसा पौधा ग्रो किया जाए वहां पर जो कि हमारी क्लाइमेट के जो हमारा इन्वायरमेंटली साउंड हो। हमें उसे ज्यादा स्प्रे ना करनी पड़े, उन्हें हमें ज्यादा पेस्टिसाइड ना ऐड करनी पड़े, क्योंकि हमने जब लैंडस्केपिंग करनी है तो हमने लेयर के लिए करनी है। किसके लिए? लेजर टाइम गुजारने के लिए। अगर हम वहां पर पहले स्प्रे की हो और वहां जाके बैठे तो भी कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इसलिए हम लैंडस्केप डिजाइन के अंदर वो प्लांट्स यूज करते हैं दैट आर क्लाइमेट स्मार्ट।
वो क्या हो, अंडर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन भी अपने आप को अडॉप्ट कर ले और उनको उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, और वो ड्राउट टॉलरेंट भी होने चाहिए। पानी की भी जेरी स्केपिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग की वो टर्म जिसके अंदर हम ड्राउट टॉलरेंट प्लांट्स को यूज करते हैं, दैट रिक्वायर्ड लेस वाटर, दैट रिक्वायर्ड लेस वाटर टू ग्रो, इसे हम कहते हैं जेरी स्केपिंग, ERI जेरी स्केपिंग। समझ आ गई, जेरी स्केपिंग। और इसके लिए आजकल जो जहर है, ये सारा काम मार्केट असिस्टेंट सिलेक्शन है, और इन सारे काम के लिए ब्रीडिंग के लिए आजकल जो नए टूल्स हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। वो कौन से हैं, और जिनोमिक बेस। हम मशीन लर्निंग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्रॉप की क्वांटिटी मालूम करने के लिए। ये सारा काम भी आपको मैं साथ में डाटा एनालिटिक्स के अंदर मशीन लर्निंग भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि आप लोग मॉडर्न जितने भी टूल्स हैं ना हॉर्टिकल्चर को, क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, फार्मिंग के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को आ जाए। हैं, जिनोमिक, जिनोमिक्स, जिनोम किसे कहते हैं उसके लिए हमें पहले पता होना है व्हाट इज द जिनोम। जिनोम किसे कहते हैं, टोटल डीएनए कंटेंट को, टोटल डीएनए कंटेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिनोम। अब हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है ना, कितने हैं, और 23 के पेयर्स है। टोटल जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कौन कौन से चार बेसेस होती है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आजकल पूरी दुनिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हमें जिनोम का पता चल जाता है कि एक टोमेटो का जो वैरायटी है ना, उसका टोटल जिनोम कितना है, उसका साइज कितना है, उसके अंदर टोटल एडेनिन कितने हैं, टोटल गुआनिन कितने, कितने थाइमिन है, कितने साइटोसिन है। और फिर उसकी अरेंजमेंट की भी पता चल जाती है, उसकी अरेंजमेंट भी। इसको कहते हैं जिनोम सीक्वेंसिंग, इसे क्या कहते हैं। और जो सीक्वेंस टोटल डीएनए कंटेंट होता है एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, उसे हम कहते हैं जिनोम। हैप्लॉइड तो नहीं, हैप्लॉइड, क्योंकि ये जो 23 जीन्स होते हैं जिसके होमोलॉग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इसलिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होंगे उसको हम जिनोम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जिनोम। आपका जो वीट है, गंदम, उसका जिनोम थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हेक्सापोलाइड है, क्या है, हेक्सापोलाइड है। अब उसके अंदर होते हैं सात, छह जीन होते हैं, एक सात होते हैं, और क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया एक सेट ऑफ क्रोम, इसको हम जीनोम कहेंगे। अच्छा, लेकिन इसके होमोलोगस कितने होते हैं, सात, वन हेक्सा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 6। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 35, ग्रेट, 7 6 are 42। अच्छा, इनको हम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहेंगे 1C, इसको क्या कहेंगे, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहेंगे 2C, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, 6C। अच्छा, अब जो हमारा जो इसके अंदर है ना बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे 6C के अंदर 42 क्रोमोसोम हैं, एक सी के अंदर कितने हैं, 7। अच्छा, ये तो हो गया ना इस तरह। जब माइटोस मियोसिस होती है फिर क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। अगर 42 है
तो ये हो जाएगा 2n, 2n ही कहते हैं ना। अब इसके अंदर मियोसिस होगी तो कितने रहेंगे, हाफ हो जाएगा। उसको हम कहेंगे, उसके अंदर हो जाएंगे 3c, क्या हो जाएंगे, और 21, और ये 1n हो जाएगा। नहीं लगी समझ, टोटल 42 क्रोमोसोम है, उसका हाफ कितना होगा, 21। इट मीन उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा। उसके मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा उसको डिप्लॉइड होगा, वो क्या होगा, लेकिन मियोसिस की टर्म में वो 1n होगा। मियोसिस की जो टर्म है वो और है 2n, और 1n एक और चीज है। 6c और 3c ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बच्चे समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम को कहेंगे, वो उसके अंदर है 46 when they are 2n, और ये है 2cbn, इसका 2n 2c है, लेकिन उसका 2n 6c है, लेकिन इसका 23 है, ये 1n है और 1c है, लेकिन इसका 3c है। ये समझ आ गई आपको, यू शुड नो द डिफरेंस। तो जीनोम किसे कहेंगे, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का। अब इसका जो जीनोम होगा वो सिर्फ इन्हीं का, सिर्फ टोटल जो डीएनए कंटेंट होगा ना एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, वो उसका जीनोम साइज होगा, वो उसका जीनोम साइज होगा। समझ आ गई आपको। बाकी अब ज़ारा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़ारा वो तो मैंने कहा ना कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो टोटल डीएनए कहते हैं उसको कहते हैं 1c वैल्यू, उसे क्या कहते हैं, 1c वैल्यू। अच्छा, अगर हम देखें ह्यूमन जीनोम, उसका अगर टोटल डीएनए 46 23 के 23 क्रोमोसोम के टोटल डीएनए को हम काउंट करें, कितने ए है, कितने टी है, कितने जी है, कितने सी है, तो पता चला वो है 3000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बेस पेयर, इतने हैं। इसको हम आसान भाषा में, वो जो 3 में क्या कहता है, इसको हम आसान भाषा में कहते हैं 3000 मेगा बेस पेयर। 10⁻⁶ को क्या कह देते हैं, आसान भाषा में हमने लिया, जो एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड किया, क्या है 3000 मेगा बेस पेयर। तू तो कंफर्म है ना, एक कंफर्म है कि नहीं, वो कर लो, कंफर्म तो कर लो है। चलो आज आप ये वो करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा 3000, अच्छा जो आपका सिट्रस है, सिट्रस, उसके अंदर होते हैं 370 मेगा बेस पेयर। ह्यूमन में इतने हैं, सिट्रस में ये है 1c के, किसके, 1c के अंदर टोटल। समझ आए किसको कहते हैं, जीनोम साइज। सिट्रस का जीनोम साइज कितना है, 370 मेगा बेस पेयर। हाँ ये 1c होगा, वो एक सी के अंदर जितने डीएनए कंटेंट होगा ना उसको, हाँ नहीं, उसका 1c को 1 जीनोम। ह्यूमन का 1, ह्यूमन का भी 1c, इसका भी 1c, ठीक है? नहीं और सी नहीं, सिर्फ एक सी, उसको हम 1c वैल्यू कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, 1c वैल्यू। इसी तरह जो आपका राइस होता है, राइस के होती है 450 मेगा बेस पेयर, 450 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर इसका जीनोम साइज है। नहीं लगी समझ, समझ आ गई कि इसका जो जीनोम साइज है वो इतना है, ठीक है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट का मतलब डीएनए बेसेस होती हैं, उसको उसका जीनोम साइज कहते हैं। बस उसको नाम दे दिया 1c वैल्यू, 1c के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है उसको हम 1c वैल्यू कह देते हैं।
ठीक है, अब समझ आ गई। अब है कि जीनोम को स्टडी करना, ये जीनोम वाइड एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जीनोम होता क्या है, जीनोम की के अंदर वैल्यूज क्या हैं, जीनोम कैसे इवॉल्व हुआ, ऐसा ही जीनोम क्यों है, प्लांट की ऐसी ही शेप क्यों है, प्लांट को ऐसे ही क्यों रह रहा है, प्लांट एप्पल का पौधा मरी में ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ फ्लावर मरी में या क्वेटा में क्यों देता है, वो मुल्तान या लाहौर में एप्पल फ्लावरिंग क्यों नहीं आती। ये उसकी जीनोम का कमाल है, ये उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, उनका साइज छोटा है, ज्यादा है, बड़ा है, कम है, ट्यूबर क्यों बना। अभी रिसेंट एक रिसर्च पब्लिश हुई है कि लोगों ने ना कुछ 300 टोमेटो की और पोटैटो की और कई और इनके वाइल्ड रिलेटिव्स, उनके ना जीनोम सीक्वेंस किए। उसके बाद पता चला कि जो पोटैटो का अम्मा अब्बा है ना, उनमें टोमेटो भी आता है। एक एक टोमेटो आता है, एक ट्यूबुलस एक और प्लांट है वो आता है, उन दोनों का कहीं क्रॉस हुआ था, एक पोटैटो पैदा हुआ था। वो अम्मी अब्बा कौन है, पोटैटो का अब्बा टोमेटो है, पोटैटो का अब्बा कौन है, ये किसने साबित किया, जीनोम एनालिसिस ने। पता चला कि टोमेटो के अंदर, अच्छा पोटैटो और टोमेटो में फर्क क्या है, दोनों सोलिनेशियस क्रॉप है, दोनों के अंदर बेरी होती है फ्रूट के अंदर, जब उसका टोमेटो पोटैटो का भी फ्रूट बनता है वो भी बेरी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ट्यूबर का, उसके अंदर नॉन ट्यूबर है। पता चला कि ट्यूबर रिलेटेड जीन्स टोमेटो में है, लेकिन वो रिसेसिव हुए हुए हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि उन जीन्स को ना एक्सप्रेसिव बनाया जाए, तो एक नया पौधा बनेगा जिसको कहेंगे टोमेटो। समझ आई, ये सारी टेक्नोलॉजी इसी के थ्रू पॉसिबल है, जिसको हम कहेंगे टोमेटो। क्या बनेगा वो, टोमेटो ते पोटैटो का भी अब्बा टोमेटो। पढ़ना इसके बारे में, टोमेटो क्या होगा, इसके नीचे आलू लगे हो, ऊपर टमाटर लगे हो, क्या मंगाए हैं, क्या इनोवेशन। मुजम्मल शाह ने नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली, पाकिस्तान का मुजम्मल शाह इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज गई, टोमेटो डिस्कवर कर लिया इसने। समझ आई, इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग साइंस है कि मुजम्मल शाह ने ऐसा काम कर दिया कि कमाल कर दिया। ठीक है, अब इंडिया टुडे वाले बुला रहे हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि इंडियन साइंटिस्ट से भी आगे निकल गए हो, कि टोमेटो ही डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करना है। अगर आप इसके अंदर इनोवेशन लेकर आओगे तो आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। आखिरत में इसलिए तो अल्लाह ताला कहता है जो हमारी लोगों की बेहतरी के लिए वो काम करता है वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या कहा है कि मैंने ये नेचर बनाई है, इसको देखो ये मैंने कैसे बनाई है, इसको डिस्कवर करो। अगर आपने आज से जिनोमिक का चिल्ला करना है, आपने नियत कर लेनी है कि मैंने चिल्ला का लगाना है इसके ऊपर, मैंने चिल्ला लगाते, आपने बात समझो, आज के बाद चिल्ला लगाना है। और चिल्ले का फायदा क्यों लगाना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह जो काम कहता है वो काम करना इबादत है। इसमें है ना, हम जो काम करते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, और अल्लाह ने कहा है कि इसमें अक्ल वालों के लिए अगर निशानियां हैं तो आप लोगों ने ढूंढना है कि ये टोमेटो कहाँ से आया, क्या हुआ होगा उसके साथ, पोटैटो के अंदर ट्यूबर कैसे बन गए। अब पता चला चिल्ली और टमाटर दोनों के अंदर, चिल्ली के अंदर वो क्या होती है, मिर्चें, ये भी दोनों कहीं इकट्ठे थे। पता चला टोमेटो और चिल्ली के भी माँ बाप एक ही है। जब पता चला कि टोमेटो के अंदर कैप्सिसिन, कैप्सिन होती है ना,
मिर्चें क्यों लगती है हमें? क्योंकि उसके अंदर कैप्सिसिन होता है। पता चला ये जीन्स भी टोमेटो में है। अब वो क्रिस्पर कैस के थ्रू, जीनोम एडिटिंग के थ्रू, उन्होंने वो जीन रिकवर कर लिए, उसको रिसेसिव से डोमिनेट बना लिया। अब स्पाइसी टोमेटो आते हैं। इंटरनेट पे कभी ढूंढना कि स्पाइसी टोमेटो भी होते हैं कि नहीं। तो उसकी पूरी कहानी आप लोगों ने मुझे कल बतानी है कि हाउ दिस स्पाइसी टोमेटो वाज जनरेटेड। फिर अराइयां की गल आ गई। प्याज, ऐसे प्याज भी दुनिया ने बना लिए हैं जैसे आंसू नहीं आता। ठीक है, उसके अंदर सल्फर रिलेटेड कंपाउंड होते हैं। वो लोगों ने देखा कि कौन सा जीन है जिस, वो एक एंजाइम बनता है और वो इस तरह के सल्फर रिलेटेड कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने वो एंजाइम ही साइलेंस कर दिया, म्यूटेट कर दिया, उसका जीन ही म्यूटेट कर दिया। अब हमारे पास ऐसे अनियन है दैट, कि जिसके अंदर आंखों में पानी, जो ड्रामे कर दिए थे ना औरतां, उन्होंने कहा आओ अब नहीं, अंकल हांडी पकौड़ी पैनी है। ठीक है। अच्छा, आपको ये चीजें समझ आ गई? व्हाट इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एंड व्हाई दिस इज द फ्यूचर। और आपको इसके अंदर एआई भी सिखाएंगे, मशीन लर्निंग भी सिखाएंगे, जीनोमिक एनालिसिस भी सिखाएंगे, फिर जीन्स को आइडेंटिफाई करना भी सिखाएंगे। फिर जो अगली क्रॉप क्लास है उसके अंदर हम ब्रीडिंग करेंगे कि इस जीन को कैसे ब्रीड करके एक नई क्रॉप, नई चीजें बना सकते हैं। और इसके लिए अब आपको इतना इंटेलिजेंट बना देंगे कि आपको बस जीनोम देखेंगे तो, प्लांट देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको क्या चीजें करनी है। होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछने, बता दें मुझे।